हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, कल की क्लास में हमने बात की थी क्वांटम नंबर की और क्वांटम नंबर के टाइप्स की। कल मैंने आपको बताया था कि जनरली क्वांटम नंबर 4 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम NL-MS से डिनोट करते हैं, जहाँ पे N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या होती है, L एज़ीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या होती है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है तथा S स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या होती है। मैंने आपको बताया था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो 1 2 3 को बताती है, मीन्स कि हमें n से पता चलता है 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, यानी कि सेल के बारे में पता चलता है। L एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को बताती है और मैंने आपको बोला था कि यदि यहाँ पर L की वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब है कि n इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी, और यदि L की वैल्यू 1 हो तो n की दो वैल्यू होंगी, 0 और 1। और यदि L की वैल्यू 2 हो, हाँ L की वैल्यू 2 हो तो इसकी जो वैल्यूज हो जाएंगी, यदि L इक्वल टू 0 हो तो n बराबर 1 होगा, L बराबर 1 होगा तो n इक्वल टू 0 और 1 होगी, L बराबर यदि 3 होगा तो इसकी तीन वैल्यूज होंगी, 0 1 और 2। फिर हमने बात की थी कि जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है वो इसकी शेप को बताती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके मैग्नेटिक रोटेशन को बताती है, साथ ही साथ इसके 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को बताती है ऑर्बिटल के। और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्पिन अप घूम रहा है या स्पिन डाउन घूम रहा है। आज की क्लास में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने बात की थी कि जनरली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम SVDF कहते हैं, और इन्हीं को हम सब सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं उपकोष। जिस प्रकार से KLMN सेल होती हैं, उसी प्रकार सेल के भी वो सब सेल होते हैं, जिनको हम SVDFGH के नाम से जानते हैं। अब पहली ऑर्बिटल्स जो है वो है एस को हम बोलते हैं, एस की जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, गोलीय होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, 1s और 2s। 1s का आकार छोटा होता है और 2s का आकार जरा बड़ा होता है। दूसरी बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल्स की। देखिए स्टूडेंट, पी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डम्बबेल यानी कि डमरू के आकार की होती है, और ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं, 2px, 2py और 2pz। px मतलब कि यदि हम इसको x एक्सिस बोलें, इसको z एक्सिस बोलें और इसको y एक्सिस बोलें, तो 2px का मतलब है कि x एक्सिस में डम्बबेल बनेगी। और यदि 2py की बात करें तो y एक्सिस में डम्बबेल बनेगी। यदि 2pz की बात करें तो ये z एक्सिस है, z एक्सिस में डम्बबेल बनेगा। तो पी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डम्बबेल यानी कि डमरू के आकार की होती है, और बाकी ये 2px इस प्रकार का होगा जो x एक्सिस में बनेगा, ये x एक्सिस में बनेगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें 2py की तो 2py y एक्सिस में बनाएगा, y एक्सिस में इसकी डम्बबेल बनेगी, डमरू का आकार y एक्सिस में बनेगा इस प्रकार से। और यदि हम बात करें 2pz ऑर्बिटल की तो 2pz ऑर्बिटल जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसके जनरली 3 जो p ऑर्बिटल्स होगा उसके 3 टाइप होते हैं, 2px, 2py और 2pz। तो इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इस 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, और ऑर्बिटल होते हैं इसमें 3। तो ये है आपका पी सबसेल। नेक्स्ट बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो डी ऑर्बिटल्स है
डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होती है, यानी कि दो डमरू के आकार की होती है। और इसके यदि हम टाइप पढ़ें, इसको पढ़ने से पहले कुछ इसकी चीजें पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट। यदि L इक्वल टू 2 हो, L मतलब यदि दिगंशी क्वांटम नंबर का मान 2 हो तो डी कक्षक कहलाता है। और मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n का मान 3 होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें यदि L बराबर 2 हो तो 0 1 2 इसकी वैल्यूज आएंगी। तो L का मान n-1 से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें m के 5 मान होंगे, और वो 5 मान किसके? चुंबकीय क्वांटम संख्या की। वो होंगे -2, -1, 0, +1 और +2। 5 वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज आएंगी। और जो 5 डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक के 5 टाइप हैं, उनके नाम क्रमशः DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से P के 3 होते हैं और S के 2 होते हैं, 1S 2S। P के हमने बोला कि 3 होंगे, 1 2 3, जहाँ पे PXY, PYZ, PZX होंगे। उसी प्रकार D के 5 होंगे, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। अब हम इनकी साइज को बनाएंगे। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो s ऑर्बिटल होगा उसकी शेप डम्बबेल हो, उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। किसकी? s ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा। p ऑर्बिटल डम्बबेल यानी कि डमरू के आकार का होगा। और जो d कक्षक होगा वो डबल डम्बबेल होगा। तो यदि हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात करें तो स्टूडेंट ये देखिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे डी एक्स वाई यानी कि जो डी बनेगा वो एक्स और वाई ऑर्बिटल, एक्स और वाई एक्सिस में बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस ये वाला है इसका, तो एक तो एक्स एक्सिस में बना, दूसरा वाई एक्सिस में बना। तो डबल डम्बबेल यानी कि दो डमरू एक साथ बनने। उसी प्रकार बात करते हैं डी वाई जेड की। तो देखिए यहाँ पे डी जेड एक्स और डी वाई जेड की बात यदि हम करें तो डी जेड एक्स को देखिए इस प्रकार से है, यानी कि जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में डम्बबेल बनेगा। पुनः हम यदि बात करें डी एक्स जेड की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब कि केवल एक्स और वाई एक्सिस में बनेगा, ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। और जो डी जेड स्क्वायर बनेगा वो केवल ही केवल जेड एक्सिस पे बनेगा, केवल जेड एक्सिस पे बनेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई का मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस में बनेगा, डी वाई जेड वाई और जेड एक्सिस में, डी जेड एक्स जेड और एक्स एक्सिस में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्स में, और डी जेड स्क्वायर यानी केवल और केवल जेड एक्सिस पर बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हम कक्षकों की ऊर्जाओं की बात करते हैं, एनर्जीज और ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कैसे ऑर्बिटल्स में एनर्जीज को भरा जाता है, और एनर्जी किसी ऑर्बिटल में कैसे भरी जाती है, उसके लिए कुछ लॉ होते हैं। उन लॉज का यूज करके हम ऑर्बिटल्स में एनर्जीज को भरेंगे। इसके लिए कुछ लॉ हैं, इम्पोर्टेंट लॉ की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n कहते हैं, और इसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम इस प्रकार से है, 1s, फिर 2s और 2p की ऊर्जा बराबर होती है, फिर 3s और 3p की ऊर्जा बराबर 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। यहाँ पे बोला भी गया है कि हालांकि 2s और 2p कक्षकों की आकृतियां भिन्न होती हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है और p ऑर्बिटल आपका डम्बबेल होता है, फिर भी दोनों कक्षकों 2s या 2p में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर होती है, इसीलिए 2s बराबर 2p दिखाया गया है। अब कैसे परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, परमाणु में कक्षकों को भरा जाता है,
उनके बारे में हम कुछ लॉ पढ़ेंगे, कुछ रूल पढ़ेंगे। पहला रूल है आपका अबाउ का नियम, अबाउ लॉ। देखिए स्टूडेंट, जर्मन लैंग्वेज में अबाउ का अर्थ है निर्माण होना, टू जनरेट या कक्षकों का निर्माण होना, ऑर्बिटल्स का जनरेट होना और कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। इसका मतलब है कि कक्षकों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरना। इस नियम के अनुसार परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों को उनकी एनर्जीज के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। तो अबाउ का मतलब होता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना, कक्षकों का निर्माण होना या कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं और फिर धीरे धीरे उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। कुल मिला के बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर भरते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है नीचे से ऊपर की ओर। इसके लिए एक डायग्राम मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे इस प्रकार से समझाया गया है। ये देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1s ऑर्बिटल में आएगा, फिर 1s के बाद 2s में, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s में, फिर इस 3s के बाद 3p और 4s में, 4s के बाद 3d, 4p, 5s में, 5s के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4d, 5p, 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, 6d में, इसी प्रकार आगे तक बढ़ता जाएगा। इसका बोलने का मतलब है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, और जो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। तो कुल मिला के अबाउ का नियम यही है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, यानी कि तटस्थ अवस्था से एक्साइटेड स्टेट की ओर भरा जाता है। तटस्थ अवस्था में कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट में अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। दूसरा नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली ने बोला कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम नंबर यानी NL, MS, हमने कल भी पढ़ा है कि अलग अलग वैल्यूज होती हैं। N केवल इंटीजर को बताता है, L का मान N पे डिपेंड करता है। L बराबर 0 होगा तो N बराबर 1 होगा। L बराबर यदि 2 होगा तो ये 0 और 1 इसकी वैल्यू जाएंगी। L बराबर 3 होगा तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2 आएंगी। और उसी प्रकार ये M पे भी डिपेंड करेगा। M पे जिस प्रकार से नंबर लाइन में दिखाया जाता है पॉजिटिव इंटीजर 0 और नेगेटिव इंटीजर, तो M के मान फिर और अधिक बढ़ते जाते हैं। तो पाउली ने यही बोला कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में इन्होंने अपने नियम को इस प्रकार से कहा, उन्होंने बोला कि केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से 1s ऑर्बिटल है या 2s ऑर्बिटल है, तो यदि हम 1s ऑर्बिटल की बात करें केवल, यह आपका 1s ऑर्बिटल है। और 1s ऑर्बिटल यानी कि हाइड्रोजन को यदि इसमें भरें, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s में इस प्रकार से आ जाएगा। और यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1s1, यानी कि 1s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि इनके जो स्पिन होने चाहिए वो विपरीत होने चाहिए। यदि हम हीलियम को अब भरें, हीलियम, और यह आपका 1s ऑर्बिटल है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यानी कि 1 और 2, यही बात इन्होंने बोली कि दोनों का स्पिन विपरीत होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यही पाउली ने बोला कि केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं, इस 1s ऑर्बिटल में, और इन दोनों के जो स्पिन होने चाहिए वो विपरीत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों या तो क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ऐसा संभव नहीं होगा। एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। या इन्होंने बोला कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है।
अगला नियम है इलेक्ट्रॉनों को भरने संबंधी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। देखिए हुंड ने बोला कि यदि हम इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को भरते समय जो उनका पेयरिंग होगा वो तभी संभव होगा जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरा जाए। देखिए स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या पेयरिंग या कपलिंग तभी संभव होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि यहाँ पर आपका 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है और ये आपका 2p ऑर्बिटल है, ये 1s 2s 2p ऑर्बिटल है। यदि हम इसको ग्राउंड स्टेट में भरें तो क्या होगा? यदि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को भरते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यानी कि 2 और 6, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 2 हो गए, एक यहाँ आ गया 3, एक यहाँ आ गया 4, एक यहाँ आ गया 5। अब कितने बचे? 3, तो एक यहाँ आ जाएगा 6, एक यहाँ आ जाएगा 7 और एक यहाँ आ जाएगा 8। तो कितने हो जाएंगे? 2, तो 4, 2 6 और 2 8। अब देखिए स्टूडेंट, यानी कि 1s में 2 आए, 2 यहाँ भी आए 4, 2 यहाँ आए 6, एक यहाँ आया 7, एक यहाँ आया 8। यही इन्होंने बोला कि पेयरिंग तभी संभव होगी जब तक पहले तो हमने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, तो जो बचे तब हमने फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में भरा, फिर 2s में भरा, फिर 2p के पहले यानी कि 2px में भरा। तो यही इन्होंने बोला कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को न भरा जाए। तो पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, पुनः जो बचेंगे उनसे हम क्या करेंगे? कपलिंग या पेयरिंग करेंगे। अब है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को या उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, और इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए स्टूडेंट, क्लास 10 तक आपने सेल में, कोशों में, KLMN में कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, बोरबरी के नियम के अनुसार 2n², n बराबर 1 2 3 4 रख सकते हैं आप। यदि 1 रखें तो यह आ जाएगा 2, 2 रखें तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, 3 रखें तो 3 तिया 9 दूना 18, 4 रखें तो 4 चौको 16 दूना 32, यानी कि 2 8 18 और 32। K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि SPDF यानी कि सब सेल में कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। देखिए हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 1s, क्योंकि अबाउ के नियम के अनुसार 1s 2s 2p 3s 3p इस प्रकार से होगा। तो 1s 2s 2p, 2p के 3 होते हैं, आपने जाना है 2px 2py 2pz। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1s, बाकी पीछे के खाली रहेंगे। हीलियम का 2 होता है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जो आपके पाउली का अपवर्जन नियम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे। ये देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 1s में आए, एक 2s में आया। बेरिलियम का 4, 1s में 2, 2s में 2। बोरोन का 5, 2 2 4 और 1 5। कार्बन का 6 होता है तो 2 2 4 2 6, ये इस प्रकार से भर जाएंगे। नाइट्रोजन का 7, 2 4 4 और 3 7। और ऑक्सीजन का देखिए आप, ये इस प्रकार से, जो मैंने आपको बोला यहाँ पे किसका नियम लागू हो रहा? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड ने बोला कि इलेक्ट्रॉनों की कपलिंग तभी संभव है जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉनों को ना भरा जाए। तो ऑक्सीजन का देखिए आप 2 4 तो 6 और 2 8। फ्लोरीन का 9, 2 4 4 2 6 2 8 और 1 9।
और नियॉन का 10 होता है। तो क्योंकि 5 ही ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, सब सेल हैं, तो 2 4 और 6 हो गए, 2px 2py 2pz, तो 6 4 10। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों नियम लागू हो रहे हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जा रहा है, जो आप बाबू ने बोला। दूसरा, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, या एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनके स्पिन विपरीत होने चाहिए, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तीसरा, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जो उन्होंने बोला है कि पेयरिंग तभी संभव है जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे और जो पुनः बचेंगे तब पेयरिंग स्टार्ट हो। तो इस प्रकार से आपकी सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हुई। इस यूनिट में हमने स्टडी करी एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबर्स के बारे में बात की। फिर हमने मास नंबर के बारे में बात की, कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, उसके संबंध में बात की। साथ ही साथ हमने बात की मोलर मास क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे दिखाई जाती है, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज। फिर हमने इसी चैप्टर में बात की थी कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं, कैसे मोलर मास निकालते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये सेकेंड यूनिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th की दृष्टि से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो में मिलते हैं नई क्लास के साथ और नई यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।